आज हम लोग इस एपिसोड के माध्यम से बात करेंगे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। आज हम लोग सीखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है और अपवर्तनांक के प्रकार के बारे में और उनकी सापेक्षता को लेकर के एक आध दो सवाल उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। किस तरीके से किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जब ज्यादा होता है तो उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है और प्रकाश का अपवर्तनांक कम होने पर प्रकाश की चाल कैसे ज्यादा हो जाती है। तो अपवर्तनांक के ऊपर प्रकाश की चाल की निर्भरता को हम लोग सीखेंगे आज और वन बाय वन सारे स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये जानेंगे अपवर्तनांक जो होता है वो किसी माध्यम की सघनता और विरलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। तो कहेंगे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक माध्यम की सघनता व विरलता को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। कहेंगे इसका एक और लिख लेंगे कि पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल को परिवर्तित, पदार्थ का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल को परिवर्तित कर देता है, सबसे पहली बात, कोई भी प्रकार का जो अपवर्तनांक होगा, कोई भी पदार्थ होगा, उसका जो अपवर्तनांक है उस अपवर्तनांक के आधार पर जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, परिवर्तित मतलब बदल जाएगी। अब कितनी बदलेगी? कम होगी, ज्यादा होगी, ये पदार्थ के अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, किन्हीं दो पदार्थ में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, कहेंगे यदि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल V1 तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल V2 हो, तो प्रकाश की चाल V2 हो तो क्या करेंगे? द्वितीय माध्यम में अगर V2 हो तो कहेंगे अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं नियन से। कहीं पे इसी अपवर्तनांक को म्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर यन दिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, म्यू दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। V1 बटे क्या होता है? V2। ठीक है, V1 बटे V2 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं।
और यही अपूर्णांक अभी हमने पीछे स्नेल के नियम से पढ़ रखा है कि यही अपूर्णांक n बराबर जो होता है साइन आई बटे में साइन आर, और इसके बराबर क्या हो गया, देखिए इसी n के बराबर क्या हो गया v1 बटे में v2। बस में और यदि कोई दो पदार्थ एक दूसरे के सापेक्ष रखे गए, जैसे मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है जिसका अपूर्णांक n1 है, ये कोई दूसरा अपूर्णांक दूसरा पदार्थ है जिसका अपूर्णांक n2, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा इनके सापेक्ष अपूर्णांक को रिप्रेजेंट करेगा कि मतलब ये इसके सापेक्ष कितना सघन है और दूसरा माध्यम कितना उसके विरल है। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं 1n2 बराबर n2 बटे में n1, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी स्थान पर देखिए यहां पर ही हम लिख सकते हैं, अगर इसको n1 ही कहें तो कह सकते हैं 1n2 बराबर n साइन आई बटे में साइन आर बराबर v1 बटे में v2 बराबर n2 बटे में n। ये पदार्थ के अपूर्णांक की बात की जाती है, ऐसे होता है पदार्थ का अपूर्णांक। अब बात आती है कि यहां पर दो चीजें, ये अपूर्णांक जो होता है दो बातों पर निर्भर करता है। अपूर्णांक लिख देते हैं, अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है अपूर्णांक, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है हमारा निरपेक्ष अपूर्णांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्ष अपूर्णांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए ये जो अपूर्णांक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष एक निरपेक्ष होता है, एक सापेक्ष होता है। निरपेक्ष अपूर्णांक को हम लोग कहते हैं ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सापेक्ष अपूर्णांक कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बात आती है निरपेक्ष की, तो यहां पर जो अगर कोई ऐसा माध्यम हो जो वायु तथा निर्वात के सापेक्ष उसका अपूर्णांक ज्ञात करे तो वह अपूर्णांक निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। और यदि कोई दो ऐसा माध्यम ले जिनकी एक दूसरे के सापेक्ष अपूर्णांक ज्ञात करें, जिनमें कोई भी एक माध्यम वायु या निर्वात न हो, तो ऐसा अपूर्णांक सापेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। और इन सभी के लिए ये जो मान होने वाला है ये फार्मूला सेम होने वाला है, ये फार्मूला हमारा सेम होने वाला है। तो देखिए इसको हम जनरल फार्मूले को यहीं पर लिखते हैं और सबको एक दूसरे से रिलेट रखेंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा n बराबर 1n2 बराबर देखिए साइन आई बटे में साइन आर बराबर v1 बटे में v2 बराबर n1 बटे में n2, सॉरी n2 बटे में n1। पूरा दिखाई दे रहा है ना, कटता ही रहा है, कटता ही रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं पूरा। अब बात करेंगे हम लोग सापेक्ष और निरपेक्ष की। यहां पर हम बताएंगे आपको कि कैसे ये अपूर्णांक जो है वो तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करेगा, उसकी भी हम लोग सापेक्षता भी ज्ञात करेंगे एक दूसरे की। पहले हम लोग देख लेते हैं। अपूर्णांक दो प्रकार का होता है, वर्तनांक दो प्रकार का होता है, पहला लिखेंगे निरपेक्ष अपूर्णांक, अपवर्तनांक, दूसरा हमने देखा क्या सापेक्ष अपूर्णांक। वन बाय वन करके पढ़ते हैं, समझ में आएगी चीजें। इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में माध्यम तो दो ही होगा, माध्यम कितना लेंगे, दो ही माध्यम लेंगे, लेकिन उसमें जो होगा एक माध्यम हमारा होगा क्या वायु, और एक माध्यम होगा क्या वायु या निर्वात, और दूसरा माध्यम कोई भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा वो कौन सा माध्यम है। समझ में आ रही है? तो देखिए यहां पर हम लेंगे निरपेक्ष अपूर्णांक। निरपेक्ष अपूर्णांक में कहेंगे जब, देखिए थ्योरी लिखना ना, पहले थ्योरी लिखते हैं, कहेंगे जब
जब दोनों माध्यमों में कोई एक माध्यम देखिए, सबसे पहली बात दो माध्यम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपवर्तनांक के लिए मैं दो माध्यम कर सकता होती हूँ, प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम कर सकता होती हूँ। यदि एक माध्यम है तो प्रकाश का अपवर्तन हो ही नहीं सकता। जैसे हम लोग इस खुले वातावरण में हैं तो हम इसके पार नहीं जा सकते, प्रकाश इसके पार नहीं जा सकता, इधर ही रह सकता है। तो यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा और तभी अपवर्तनांक को हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो जब दोनों माध्यमों में कोई एक माध्यम निर्वात या वायु हो, निर्वात और वायु हो, जब दोनों माध्यमों में कोई एक माध्यम निर्वात या वायु हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, इसे n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हम लेते हैं दो माध्यम। ये पहला माध्यम हमारा हो गया, माध्यम फर्स्ट लेते हैं और इसको हम लोग कहते हैं क्या? निर्वात। क्या कहेंगे? निर्वात। और दूसरा माध्यम हम लोग लेंगे माध्यम सेकंड हमारा होगा, और कोई भी ले लेंगे, और ये निर्वात है और ये वायु ले लेते हैं, दोनों में से कोई ले लेते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, और दोनों कर देखिए, एक बात जानिए कि जो अपवर्तनांक होता है यन का जो मान होता है वायु और निर्वात दोनों के लिए कितना होता है? एक होता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कहेंगे प्रकाश हमारा यहां से आपतित हो रहा है, वो आपतित, यहां पर हमने क्या डाला? अविलंब डाला। ठीक है, ये बना हमारा कोण कितना? आई। इससे हमने क्या लिया? आपतित किरण। ठीक है, और यहां से ये प्रकाश इधर जा रहा है। तो ये अगर निर्वात है या वायु है और ये कोई दूसरा माध्यम ले रहे हैं तो इसके सापेक्ष ये जो दूसरा माध्यम होगा वो हमारा सघन माध्यम होगा। तो जब सघन माध्यम होगा तो यह प्रकाश अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ये हमारा बनेगा अपवर्तन कोण R, कहेंगे अपवर्तित किरण, और ये हमारा हो जाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है, और इसका अगर मान लेते हैं n1, इसका अपवर्तन अगर n1 मानते हैं, इसका अपवर्तन क्या मानते हैं? n2। तो n1 का मान कितना है? देखिए, तो जब वायु है तो n1 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ रही है? n1 का मान कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो कहेंगे यहां पर अगर निकालना चाहें हम तो ये निकाल सकते हैं। देखिए क्या कहेंगे? ये I हो गया, ये R हो गया। तो कहेंगे स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल के नियम से। क्या स्नेल का नियम भाई? n बराबर साइन I बटे में साइन R। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं n बराबर, देखिए यहां पे लिखेंगे, ये एक के सापेक्ष दूसरे का क्या है? तो 1n2 बराबर n2 बटे में कितना हो जाएगा? n1। ठीक है, तो कहेंगे n12 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इसका मान n2 हो जाएगा और इस n1 का मान कितना है? 1 है। तो 1n2 बराबर n2 बराबर कितना हो जाएगा? क्या मिल जाएगा? कोई दिक्कत है? और हम लोग जानते हैं एक बात और जानिए, यही पे इंपॉर्टेंट रखिए। माना वायु में, ऐसे लिखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? c है, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला है हमारा, याद रखिएगा, प्रकाश की चाल v हो
प्रकाश की चाल v हो तो इन दोनों प्रकाश की चाल का अनुपात जो होगा वो भी क्या कहलाएगा? बताइए, इनके प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? वो ये अपूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, तो कहेंगे n बराबर c बटे में v। ठीक है, तो देखिए एक समीकरण हमारा ये बना, दूसरा समीकरण हमारा ये बना, तीसरा समीकरण हमारा ये बना। ठीक है, तो कहेंगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो कह देंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा? n बराबर साइन आई बटे में साइन आर बराबर, साइन आई बटे में साइन आर बराबर कितना हो जाएगा? देखिए n2 बटे में ये ना, अब बराबर कितना हो जाएगा? c बटे में b। ये मिला समीकरण नंबर, इसको 4 रखिए, क्या रखिए? समीकरण नंबर 4। ऊपर का हम मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर का हम मिटाते हैं, कहेंगे यहां मिटाते हैं, कहेंगे माना वायु की चाल जो है पहले माध्यम कितना है? c है, तो कहेंगे माना प्रथम माध्यम निर्वात या वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना हो? लैम्डा हो, लैम्डा है, ऐसे लिखिए लैम्डा है, तथा द्वितीय माध्यम में तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश हो तो हम लोग जानते हैं प्रकाश की चाल बराबर होता है कितना? प्रकाश की चाल बराबर होता है, देखिए हमने लिखा है ना, कितना मिलाते हैं इसको? प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणे क्या? तरंग दैर्घ्य। और एक बात नोट कर लीजिए कि एक बात यहां पे नोट करिए, इसको मिटा दें, अब इसको मिटा देते हैं, इसको भी कोई ध्यान दें। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं, समझ में आ गई ना? फिगर आपने बना लिया होगा। ठीक है, कहेंगे किसी भी माध्यम में या माध्यम ऐसे लिखेंगे, प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होने पर प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होने पर आवृत्ति नियत रहती है। मतलब माध्यम कोई भी हो, चाहे वो कांच हो, चाहे वो जल हो, चाहे निर्वात हो, चाहे वायु हो, माध्यम कोई भी हो, सघन हो, विरल हो, उससे लेना देना नहीं है। माध्यम कोई भी हो, प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो हमेशा नियत रहती है, वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो मतलब प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति गुणे क्या? तरंगदैर्घ्य। तो हम जानते हैं कितना? प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? c बराबर कितना हो गया? आवृत्ति को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो यहां से लिखते हैं और दूसरा न्यू से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? न्यू से भी। तो आप हम दोनों इसी को न्यू को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने किसको ले रखा है? अपूर्णांक को ले रखा है यहाँ से, तो इसको न्यू से लेंगे। और तरंगदैर्घ्य हमारी कितनी होगी? लैम्डा। ठीक है, ये किसमें हो गई? निर्वात में हो गई। अच्छा, दूसरे माध्यम हमने मान रखा है, इसके तरंगदैर्घ्य कितना है? लैम्डा डैश है, और इसकी चाल कितनी है? इतना। तो कहेंगे द्वितीय, यहां पे लिखते निर्वात में, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर
आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो द्वितीय माध्यम प्रकाश की चाल कितनी है, देखिए v है। आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति हमारी न्यू है। ठीक है, देखिए न्यू थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, v नहीं है। अब प्रकाश की चाल कितनी हो गई और तरंग दैर्घ्य कितनी हो गई, लैम्डा डैश। ठीक है, तो कहेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, देखिए c बटे में भी दिया गया है, c के स्थान पे क्या रख देंगे, देखिए तो कहेंगे n बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, c बटे में भी, c बटे में भी, और c का मान कितना है, न्यू लैम्डा, और v का मान कितना है, न्यू लैम्डा डैश। न्यू से न्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो n बराबर बनेगा लैम्डा बटे में लैम्डा डैश, लैम्डा बटे में लैम्डा डैश। अच्छा, किसी किसी बुक में इसको लैम्डा 1 इसको लैम्डा 2 कह देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि तरंग दैर्घ्य हमने अलग अलग मान रखी है। ठीक है, तो निरपेक्ष तरंग दैर्घ्य, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक n का मान ज्ञात करने के लिए हमको कितने फार्मूले मिल गए, क्या मिल गया हमें, साइन i बटे में साइन r बराबर क्या मिल गया, n2 बटे में n1, वो तो वही हो जाएगा, c बटे में भी बराबर लैम्डा बटे में लैम्डा डैश, लैम्डा बटे में लैम्डा डैश। मतलब हमको 4 फार्मूले मिले, देखिए 1 2 3 और 4 तरीके से हम लोग माध्यम के अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं। या तो हमें दोनों माध्यमों का आपतन कोण या अपवर्तन कोण मिल जाए, आपतन कोण अपवर्तन कोण मिल जाए, तब भी हम पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। या दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक मिल जाए, तभी हम लोग उसकी सापेक्षता ज्ञात कर सकते हैं। या दोनों माध्यमों के प्रकाश की चाल मिल जाए, तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और यहां से दोनों माध्यमों में यदि तरंग दैर्घ्य मिल जाए, तब भी हम लोग इसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक फार्मूला भी बना, देखिए c बराबर n भी, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, चाल बराबर अपवर्तनांक गुणे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, की चाल। ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया। तो अगर हम इस पे एक सवाल लगाते हैं जो बड़ा अच्छा होता है, फिर उसके बाद हम लोग सापेक्ष वाला देखेंगे। ठीक है, यानी एक सवाल लिख लेते हैं, एक सवाल लिखते हैं, उसके बाद सापेक्ष देख लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको समझने चीजें 1 बाय 1 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ में चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात से प्रकाश जल में प्रवेश करती है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हाँ, सिंस c बराबर हम जानते हैं 3 × 10 के पावर कितना होता है, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सवाल में क्या है देखिए, तो सवाल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, सवाल में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या दिया है, क्या दिया है, अपवर्तनांक दिया है। देखिए अपवर्तनांक दे रखा है, किसके सापेक्ष निकालना है, निर्वात के सापेक्ष निकालना है, मतलब अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 4/3।
सी का मान दे रखा, देखिए सी का मान दे रखा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए हम जानते क्या है, हमें ये फार्मूला याद है, C बराबर n इंटू वी, ठीक है, C बराबर n इंटू वी, हमको ज्ञात है। और यहां से अगर हम चाहें C बराबर n इंटू वी, यहां से अगर हम चाहें, इसको हम लोग पूरा इरेज कर दें, यहां से अगर हम चाहें, ठीक है, यहां से अगर हम चाहें तो ये ज्ञात कर सकते हैं, कितना हमें निकालना क्या है, v का मान निकालना है, v बराबर होगा C बटे में कितना n, ठीक है। तो v का मान देखिए, c का मान कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और n का कोई मान होता है, अपूर्णांक कोई मान नहीं होता है, अपूर्णांक जो है वो विमाहीन राशि है, ठीक है। और n का मान दे रखा 4/3, ठीक है। तो 4 का हम कहां पर करते हैं, ऊपर, तो कितना हो जाएगा, v बराबर 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे जो काटेंगे 4 गुना कितना हो जाएगा 8.25, ठीक है। भाग देके देखिएगा, आ जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाग देके दिखा दें, देखिए भाग देना भी बड़ी अच्छी है। 4 गुना के 8 कितना हो गया 1.02, 4×5 = 20, ठीक है। इस तरीके से माना गया। तो प्रकाश की चाल जो होती है जल में, शुद्ध जल में, यह शुद्ध जल का अपूर्णांक है 4/3। शुद्ध जल में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यदि इसी को अगर हम कांच में बात करें तो यहां पर हम लिखते हैं कांच, क्या लिखते हैं, कांच, और यहां पे भी लिखते हैं कांच। और कांच का जो अपूर्णांक होता है वो होता है कितना 3/2, कितना होता है 3/2। तो यहां पे लिख लेंगे कांच, 3/2, कांच का अपूर्णांक होता है 3/2। तो कहेंगे एक निर्वात से प्रकाश कांच में प्रवेश करती है, यदि कांच का अपूर्णांक 3/2 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, C बराबर कितना 3 × 10⁸ मीटर। तो सिर्फ फार्मूला लगाने वाले, कुछ है नहीं, यही बस थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए ज्यादा कुछ परिवर्तित नहीं होगा। क्या होगा, n का मान देखिए, n का मान परिवर्तित होगा, n यहाँ पे 3/2 दे रखा है, 4/3 के स्थान पे ये कह देंगे 3/2, ठीक है। तो वही मान होने वाले, फिर से देखिए 3 × 10⁸ 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, इसका गुणा ऊपर कर देंगे, कितना हो जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चाल किसमें है, ये प्रकाश की चाल है कांच में। और अभी भी नहीं कहा प्रकाश की चाल जल में कितना थी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जल में। और ये प्रकाश की चाल थी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल थी हमारी, कहां पे, ये प्रकाश की चाल थी कितने, निर्वात में। और यही प्रकाश की चाल वायु में भी होती है। ये हमारी प्रकाश की चाल है कांच में, ये प्रकाश की चाल है जल में। तो आप देख पा रहे हो कि जो कांच में प्रकाश की चाल है, कांच में सबसे कम है, सबसे ज्यादा किसमें, निर्वात में, और उससे कम किसमें है, जल में। तो हम ये भी देख पाते हैं कि जो हवा होती है वो हवा के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल उससे पास पास होते हैं, और कांच चूंकि ठोस होता है तो उसके मॉलिक्यूल और पास पास होते हैं, कि ये और सघन हो जाता है। तो जो माध्यम जितना सघन है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही धीरे हो जा रही है, और जो माध्यम जितना ही विरल है प्रकाश की चाल उतना ही उसमें ज्यादा है। इस बात को हमने पीछे बढ़ाया था, ठीक है। तो देखिए ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है v बराबर n बराबर sin i बटे में sin r, n2 बटे में n, देखिए n2 बटे में n, v1 बटे में v2, देखिए c बटे में v। और यहाँ पे जो ये मान हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा बटे में लेमडा 1 बटे में लेमडा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप निरपेक्ष मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी माध्यम का अपूर्णांक दिया गया है तो वायु के सापेक्ष
उस माध्यम में जो अगर निकालना हो, प्रकाश की चाल निकालनी हो, तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, उस माध्यम में अगर निकालना हो तो सिर्फ अपवर्तनांक दिया गया हो तो उस माध्यम का आप चाहो तो प्रकाश की चाल आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये दो तीन चीजें आप लोग याद रख लीजिए, आपको चीजें याद आना जरूरी है। क्लास 10 में तो ये पूछता है, ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आने जरूरी है, नेसेसरी आता है, हर साल आता है। हाँ, अब तो ऑप्शनल क्वेश्चंस हो गए हैं क्लास 10 में, तो उसमें तो आना जरूरी है, नेसेसरी हो जाता है, हर साल एक क्वेश्चन जाता है। हाँ, और आप लोग देखोगे तुरंत उसकी क्या करोगे, उसको टिक कर दोगे कि इसका आंसर इतना होने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब सापेक्ष। अब रिलेटिव सापेक्ष, रिलेटिव मतलब सापेक्ष। सापेक्ष की बात करेंगे तो यहां पर जब दो माध्यम हम लेंगे अपवर्तनांक के लिए, वो उन दोनों माध्यमों में से कोई भी माध्यम, दोनों माध्यमों में से कोई भी माध्यम जो होगा वो जो होगा न निर्वात होगा न वायु होगा। दोनों माध्यम अलग अलग होंगे, या तो कांच हो, या तो जल हो, या तो कोई अलग हो, लेकिन उसमें जो कोई भी माध्यम क्या निर्वात नहीं होगा न वायु होगा। तो कहेंगे यदि दोनों पारदर्शी माध्यमों, दोनों पारदर्शी माध्यमों, दोनों पारदर्शी माध्यमों में कोई भी एक माध्यम निर्वात या वायु न हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। फिगर बना लेते हैं एक छोटा सा। यहां पे मान लेते हैं कि कोई एक माध्यम है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा कोड बना आई, ये हमारा कोड हो गया आर। इसे हम लिखते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। इसे लिखते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये हमारा हो गया अविलंब, अविलंब। ये हमारा हो गया यनम, इसे हम लिख देते हैं M2। ये पहला माध्यम हो गया, हमारा दूसरा माध्यम हो गया। मान लेते हैं कि पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल कितना है V1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है V2 है, ठीक है। कहेंगे माना प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है एवं द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल V2 हो एवं तरंग दैर्घ्य क्रमशः λ1 एवं λ2 हो तो, ठीक है। λ1 और λ2 हो तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग अपवर्तनांक देखेंगे 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बटे में n1 बराबर साइन आई बटे में साइन आर बराबर V1 बटे में V2, V1 बटे में V2, ठीक है, V1 बटे में V2। और अभी हमने पढ़ा कि V1 बराबर होगा C λ1 और V2 बराबर होगा कितना C λ न्यू λ2, ठीक है। तो अगर
अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालें तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो V1 बटे में V2 का मान होगा कितना, लैम्डा 1 बटे में लैम्डा 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा 1, देखिए लैम्डा 1 बटे में लैम्डा 2, और जो हमने पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो सापेक्ष में बस यही होता है कि जो प्रकाश की चाल हमें ज्ञात होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सी का मान, वो यहां पर ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। तो निरपेक्ष में बस मान यही होता है कि हमको एक माध्यम जो वायु और निर्वात दिया गया है उसका वो जो पदार्थ का माध्यम का जो अपवर्तनांक है और माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो हमको पहले से ज्ञात होती है क्योंकि वो कांस्टेंट होती है, और जो दूसरा माध्यम होगा उसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो वेरिएबल होगी, किसके आधार पे, अपवर्तनांक के आधार पर। तो यहां पर ये दोनों फार्मूले दोनों सेम होने वाले, देखिए, है ना। तो इसके सापेक्ष हम निकाल लेंगे। अगर हमें दूसरे कह सकते हैं, अच्छा एक बात और समझिए, अपवर्तनांक में एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश है और यही प्रकाश, ये प्रकाश इधर से न जा करके इधर से न आ करके ये प्रकाश इधर से जा रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, आपतित प्रकाश कहना है, आपतित प्रकाश कह रहे हैं, ठीक है। इससे हम कह रहे हैं क्या, अपवर्तित कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपवर्तित कह रहे हैं। ये N1 N2 है, ये N1 है, तब 2 से कहां जा रहा है प्रकाश, 2 से कहां जा रहा है, 1 में, तो ये कहेंगे 2N1 बटे में N1 बटे में N2। यहाँ पे मान ये टर्निंग हो गया ना, तो यहाँ पे मान परिवर्तित हो जाता है। देखिए जब यहां से यहां जाएगा 2 से 1 में जाएगा तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के लिए अपवर्तनांक N1 बटे में N2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इनका जो मान होता है, एक चीज और लिख लीजिए, 1N2 बराबर 1 बटे में 2N1, इससे क्या है 2N1 बराबर 1 बटे में 1N2, ठीक है। ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। पास में आ रही है। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा, एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको समझ में आएगी चीजें कि कैसे ये रिलेटिव जो है, रिलेटिव इंडेक्स कैसे आपको फाइंड आउट होगा, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आपको फाइंड आउट होगा। एक सवाल हम देखते हैं, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, एग्जांपल है जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 4/3 जैसे कहते हैं 1.33 है, तथा y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ना 3/2 या 1.5 है, 1.5 है, तो 1.5 है, तो जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन लीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, अभी हम लोग हमको फिगर से समझाते हैं, ठीक है। एक फिगर से आप समझिए, जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा जल है, ये हमारा क्या है, कांच है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक दे रखा है कितना, ये हम N1 मान लेंगे, इसको हम NW कहेंगे, क्यों, W से वाटर, NW का मान दे रखा है कितना, 4/3, ठीक है। और N कांच, कांच क्या है, ग्लास, इसका मान दे रखा है कितना, 3/2, ठीक है। और प्रकाश ऐसे आ रहा होगा, जो भी होगा इस तरीके से कुछ भी होगा। तो कह रहा है कि कांच के साथ जल के सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, मतलब देखिए WNG, ठीक है। क्या कह रहा है, WNG, समझिएगा मैं कहना क्या कर रहा हूं आपको, ये N1 हो गया, ये हमारा N2 होता था,
ठीक है। तो हम लोग कहते थे देखिए 1n2 बराबर n2 बटे n1, 1n2 बराबर n2 बटे n1। तो 1 के स्थान में क्या है, w है, ठीक है। 1 के स्थान में क्या है, w है। तो w है तो देखो यहाँ पे w नीचे है, और 2 के स्थान में क्या है, ng है। तो कहेंगे ng बटे में nw। फॉर्मूला क्या था देखिए 1n2 बराबर n2 बटे में n1, तो wng बराबर ng बटे में nw, ठीक है। तो ng का मान कितना है, ng का मान है 3 बटे में 2, 3 बटे में 2। nw का मान कितना है, 4 बटे में 3। इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे, इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 और 4 गुणा के 8, 9 बटे में कितना हो गया 8। तो यदि आपको मान हल करके निकालना हो, यदि इनका मान हल करके निकालना हो तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे अगर चाहो तो इसका, ठीक है। wng बराबर 9 बटे में 8 दिया है ना, तो 9 8 एकम 8, हासिल बचा 1, 8 एकम 8 कितना हो जाए 2, 8 दूना के 16, ठीक है। 8 दूना के 16, 4 बचा, 8 25 40, ये इसका मान आ गया, ठीक है। तो इतना पूर्णांक आप ज्ञात कर पाओगे इसके सापेक्ष इसका पूर्णांक। लेकिन अगर यहीं पर देखिए, यहीं पर ये पूछता कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, ये जगह आपसे उल्टा पूछ लेता तब क्या होता, उल्टा पूछता तो हम कहते जी, देखिए पहले जी लिखते और फिर n लिखते फिर w लिखते। और याद रखिए जो हम पहले लिखते हैं उसको हम क्या करते हैं, बटे में करते हैं, जो बाद में लिखते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे nw बटे में ng, तो यहाँ पर हो जाएगा nw का मान कितना है 4 बटे में 3, तो 4 बटे में 3, अब पूरे बटे में ng का मान कितना है 3 बटे में 2, तो इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 4 गुना के 8, 8 बटे में कितना 9। तो इससे अगर इसमें भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 बटे 72, 0.8 8 हो जाएगा, ठीक है। तो GNW का मान देखिए, GNW का मान 0.88 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको गलती नहीं कर रही है, क्या गलती नहीं कर रही है, जैसे आपको पूछा गया है उस तरीके से मान ज्ञात करना है। अगर जल के सापेक्ष पूछा गया तो पहले जल लिखेंगे, n जल को लिखेंगे w, और बाद में लिखेंगे ग्लास को, तो इसका अपोजिट आप लिखेंगे। लेकिन यदि ये पूछ रहा है इसका मान कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हम पहले कांच को लिखेंगे, उसके बाद w को, वाटर को, और फिर इतना मान निकालेंगे। फिर इन दोनों के मान अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके मान को हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। एग्जाम्पल समझ आया आपको, कोई डाउट है यहाँ पर, बोलिए कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, डाउट नहीं तो आगे चलते हैं, अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिए, फिर इसका हम सॉल्यूशन देख लेंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है संबंध अपवर्तनांक को लेकर के, ठीक है। अपवर्तनांक को लेकर के क्या है, अपवर्तनांकों के बीच संबंध। अपवर्तनांकों के बीच संबंध। कहेंगे रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे जब दो माध्यम एक पास रखे हो, कितने माध्यम, दो माध्यम, कितने माध्यम की बात की जा रही है, दो माध्यम। कहा जा रहा है कि जब दो माध्यम एक पास में रखे हो, यहां पर देखिए, जब दो माध्यम एक पास में रखे हो तब उसके लिए क्या कंडीशन होगी, ठीक है, तब उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, इसको हम देखेंगे। तो जब दो माध्यम एक पास में दिए हो, ठीक है,
जब दो माध्यम एक पास में दिए हों यहां पर, तो हम क्या ऐसे बना लेंगे, देखिए इस तरीके से, ये हमारा हो गया दूसरा माध्यम। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा और करते हैं, यहाँ पर ये हमारा हो गया प्रथम माध्यम, और इसको मैं क्या देगा द्वितीय माध्यम। ठीक है, ये हमारा N1 हो गया, ये हमारा N2 हो गया। फिर इसको हम कह देंगे प्रथम माध्यम। मतलब जो प्रकाश किरण हो वो प्रथम माध्यम से कहां है, द्वितीय माध्यम में, और फिर द्वितीय माध्यम से कहां चला है, प्रथम माध्यम में। तो देखिए प्रकाश किरण यहां पे आपतित होगी, पहला रिफ्लेक्टिव प्लेट जो होगा, ठीक है, और यहां पर हम खींचेंगे क्या, अभिगामी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा, आई, और प्रकाश को जाना होगा सीधे, प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, और फिर यहां पर हम खींचेंगे क्या, एक अभिगामी। ठीक है, तो देखिए यहां पर कोण बनेगा आर, और यहां पर ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर, देखिए एक ये रेखा एक ये रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, और ये रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो इसके जो एकांतर कोण होंगे ये और ये आपस में बराबर होंगे, तो ये कोण भी कितना बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, अब प्रकाश को जाना होगा इधर, और प्रकाश पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगा। तो ये जो प्रकाश किरणें होंगी ये क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर हमारा बनेगा फिर से कितना, आई। कंफर्म समझ में आ रही चीजें, पहला ये दूसरा, दूसरा ये तीसरा। तो कहेंगे प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1n2, 1n2, 1n2 कितना हो जाएगा, n1 बटे में n2 बटे में n1, ये लिख लीजिए, या तो ये लिख लीजिए 1n2 बराबर साइन आई बटे में साइन आर, दोनों में से कोई लिख लीजिए, दोनों को लेकर के हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब फिर देखिए जब प्रकाश द्वितीय से प्रथम में जा रहा है तो कहेंगे द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए तो कितना हो जाएगा। अब द्वितीय के सापेक्ष प्रथम का ना, तो कहेंगे 2n1 बराबर n1 बटे में n2, और यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे माध्यम का आपका कितना है, आई, सॉरी आई नहीं आर, ये गलत हो रहा है, कितना है आर, क्योंकि ये आर है, ये भी कितना होगा आर होगा, तो इसका कितना है आर, तो कहेंगे 2n1 बराबर कितना हो जाएगा, साइन आर बटे में साइन आई। तो देखिए यहां पर जो ये प्रकाश किरण है ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, कोई मार्ग में विचलन है ही नहीं, तो कहेंगे इनको मानेंगे समीकरण 1, इनको मानेंगे समीकरण 2। तो कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बटे में n1 गुणे n1 बटे में n2, ये कट जाएंगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा 1n2 बराबर 1n2 गुणे 2n1 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब मैंने पीछे लिखा है, और इसको अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1n2 बराबर 1 बटे में 2n1 हो जाएगा ना, या 2n1 बराबर 1 बटे में 1n2 हो जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा, और अगर इसका दूसरा लेते हैं, ये वाला भी लेते हैं, तो वही मान बनेगा 1n2 गुणे 2n1 बराबर साइन आई बटे में साइन आर गुणे साइन आर बटे में साइन आई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा 1n2 बराबर गुणे 2n1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कोई चीजें फिर से आएगा। ठीक है,
इसलिए हमने पीछे पढ़ रखा है। तो देखिए 1n2 बराबर 2n1। तो अगर हमको एक के सापेक्ष दूसरे का निकालना है या दूसरे के सापेक्ष पहले का, तो अगर एक के सापेक्ष हमने दूसरे का अगर पूर्णांक हमने निकाला तो सिर्फ उसका उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, तो उसका मान हमें मिल जाता है। एक के सापेक्ष दूसरा निकाला और उसका हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो हमें उसका पहले का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए, कोई डाउट है यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होनी चाहिए। दो माध्यम एक पास रखूं तो उनका जो अपवर्तनांक होगा इस तरीके से हम ज्ञात कर पाएंगे। अभी हमने सब सीखा भी है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि तीन माध्यम हो तो बोलिए, देखिए ना, तीन माध्यम के लिए यदि तीन माध्यम दिए गए हो तो चलिए देख लेते हैं, तीन माध्यम का भी देख लेते हैं थोड़ा सा और देख करके, फिर इसको टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, यदि तीन माध्यम दिए गए, तीन माध्यम दिए गए हो, तीन माध्यम दिए गए मतलब क्या होगा भाई? कहेंगे देखिए, एक माध्यम, दो माध्यम, तीन माध्यम। और हमने क्या कर दिया यहाँ पे, प्रकाश आया यहाँ पर पहले माध्यम में, तो इसका हमें माना कितना, n1, इसका माना कितना n2, इसका माना कितना n3। ठीक है, और इसको हमने फिर से कितना मान दिया, n1 मान दिया। प्रकाश यहाँ से आपतित हुआ, ठीक है, आपतित हुए यहाँ पे कितना कोण बना है, अल्फा। मान लेते हैं प्रकाश यहाँ से इधर चला गया, यहाँ पर कोण कितना बना है, बीटा। और जितना कोण यहाँ पर बनाएगा उतना ही कोण यहाँ पर बनाएगा, बीटा। प्रकाश यहाँ से विचलित हो गया, यहाँ पे कितना कोण बना है, गामा, और यहाँ पे भी कितना कोण बना है, गामा। ठीक है, अब प्रकाश पुनः यहाँ से विचलित हो गया, और ये हम इसको हम दर्शाएंगे इस तरीके से, ये प्रकाश एक दूसरे के समांतर है। तो ये वाला जो कोण होगा ये पुनः कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का, दूसरे के सापेक्ष तीसरे का, तीसरे के सापेक्ष पहले का, इस तरीके से निकालेंगे। तो कहेंगे देखिए, पीछे हमने पढ़ रखा है, ज्यादा कुछ देखना है नहीं। ठीक है, 1n2 बराबर n2 बटे में n1। ठीक है, या लिख सकते हैं कितना, साइन अल्फा बटे में साइन बीटा। देखिए, साइन अल्फा बटे में साइन बीटा। ठीक है, 2n3 बराबर n3 बटे में n1 n2 साइन गामा बटे में साइन बीटा। देखिए, इसके लिए होगा साइन गामा बटे में साइन बीटा। तीसरे के लिए होगा 3 बटे में, तो कह देंगे 3n1 बराबर कितना हो जाएगा, n1 बटे में n2 सॉरी n3 बराबर साइन, देखिए साइन गामा बटे में साइन अल्फा, तो कहेंगे साइन गामा बटे में साइन अल्फा। यहां पे ऑपोजिट हो रहा है, बीटा बटे में गामा होगा, बीटा बटे में गामा। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, तो कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 एवं 3 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए तो 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो n2 बट्टे में n1 गुणे n3 बट्टे में n2 गुणे n1 बट्टे में n3। They are cancel out to each other. What we should find out? 1, तो क्या देंगे 1n2 बराबर सॉरी गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हमें 3n1 निकालना हो तो 1 बट्टे में हम लिख सकते हैं, ये अंदर गुणे है, इधर आएगा तो भागे हो जाएगा, 1n2 गुणे 2n3। इस तरीके से ये मान निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर इसको ना लेकर के इसको भी लेंगे हम तो मान वही आने वाला है, एक ही आने वाला है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो मान वही आने वाला है। 3 ले, 4 ले, 5 ले, अगर लास्ट में वही मान पहले वाला ही माध्यम और लास्ट में माध्यम है तो हम कह देंगे उसका मान कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। और इस तरीके से हम मान ज्ञात कर लेते हैं ऐसे। कोई डाउट है बोलिए, मुझे नहीं लगता यहां पे कोई डाउट नहीं चाहिए। लास्ट में प्रकाश के अपवर्तन में एक चीज और देखने को मिलेगा, पार्थिव विस्थापन।
कौन विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा बता देते हैं, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन ये थोड़ी सी अलग चीज है, बस आप थोड़ा समझ जाइए, बस ज्यादा कुछ है नहीं। मान लेते हैं कि ये एक कांच का स्लैब है, ठीक है, और स्लैब की जो चौड़ाई है कितनी है? L है। तो प्रकाश यहां से किस क्या हो गया? इस पे आपतित हुआ, ठीक है, प्रकाश आपतित हुआ, और यहां पे क्या हो गया? हमने अभिलंब खींचा, प्रकाश यहां पे आपतित हुआ आई कोण पे, अब प्रकाश हो गया क्या? परावर्तित, अपवर्तित हो गया। कितना कोण बना? आर बना। और फिर यह प्रकाश देखिए यहां पर आया, और फिर यहां पर एक प्रकाश फिर से परावर्तित हो गया, और इसको जब हम यहां पे खींचेंगे, देखिए इसको जब हम यहां पे खींचेंगे, समझा रहे हैं क्या? ठीक है, तो पार्श्विक विस्थापन जो है इसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो प्रारंभिक, जो ये प्रारंभिक आपतित कोण था, आपतित किरण थी, आपतित किरण, और ये हमारी अपवर्तित किरण बनी, ये हमारी अपवर्तित किरण बनी, अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये जो बीच की जो डिस्टेंस थी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस थी, जितना ये एक दूसरे से विस्थापित हो रही थी, ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इनके बीच की जो दूरी होती है वही दूरी हमारी कहलाती है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, ये इसकी दूरी जो कहलाती है क्या कहलाती है? पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। और ये जो पार्श्विक विस्थापन होता है, ये d का जो मान होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कांच का स्लैब जो होता है, कांच का जो स्लैब होता है उसकी चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। जितना चौड़ा ये स्लैब होगा उतना चौड़ा इसकी डिस्टेंस होगी, जितना कम ये इसका डिस्टेंस होगा उतना इसकी कम डिस्टेंस होगी। ठीक है, इसका फार्मूला भी आता है d बराबर कितना? t sin i माइनस r बटे cos r। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला एक आता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टी आई यहां पर हम कर लेते हैं 1 माइनस 1 बाई, ये फार्मूला होता है। छोटी सी चीज हमने कहा कि इसमें बता देते हैं, अगर इसको जानने की रुचि अगर आप रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और फिर इसमें हम आपको पार्श्विक विस्थापन पर एक बहुत बड़ा वीडियो प्रिपेयर कर देंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग अपवर्तनांक की बात कर रहे थे, और इस तरीके से ये अपवर्तनांक के ऊपर प्रकाश किरण का जो पूरी प्रवृत्ति होती है वो निर्भर करती है। इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, कि किस तरीके से माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ रहा था, तो प्रकाश का जो प्रकाश की चाल थी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य थी, वो कम हो जा रही थी, और किस तरीके से जब अपवर्तनांक कम हो रहा था तो प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य बढ़ जा रही थी। लेकिन एक बात हम हमेशा नोट करेंगे, फिर से मैं लास्ट में कह रहा हूं कि कभी भी प्रकाश के माध्यम को परिवर्तित होने पर भी, चाहे माध्यम कोई भी हो, प्रकाश का जो आवृत्ति होती है, प्रकाश की आवृत्ति कभी बदलती नहीं।